डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो सोशल साइंस है, भूगोल, उसका जो है लेसन हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी। और हम लोग पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग लेसन थ्योरी। लेसन जो थ्योरी है उसमें क्या बोल रहा है हमारा विनिर्माण उद्योग, लेसन का नाम है। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग कहते किसको है, हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। विनिर्माण उद्योग है जो है वो एक तरह का क्या है, कच्चे मालों को इस्तेमाल करने लायक यानी उपयोग करने लायक उसको बनाता है। ठीक है, और तो और उपयोग करने के बाद उसे महंगे यानी कीमती वस्तु में भी परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा विनिर्माण उद्योग का बनता है। ठीक है, कैसे बनता है हमारा विनिर्माण उद्योग, तो कच्चे मालों से इस्तेमाल करने लायक वस्तु को बनाना और उस वस्तु को फिर महंगे चीजों में परिवर्तित कर देना हमारा विनिर्माण उद्योग कहलाता है। ठीक है, तो विनिर्माण जो उद्योग है ये हमारे बहुत ही पुराने हैं। हमारे इतिहास जो है ये इतिहासों में विनिर्माण उद्योग दर्ज है। ठीक है, आजकल देखिए क्या है, तो हमारे देश में जो है बहुत सारे जगहों पे उद्योग जो है स्थापित है और इससे क्या हो रहा है, बड़े बड़े चीजों का निर्माण किया जा रहा है। ये सब क्या है, उद्योग का ही देन है। पहला कच्चा माल जो है देखिए गन्ना से क्या होता है, चीनी बनता है। तो गन्ना हमारे इसमें क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। ठीक है, तो गन्ना का जो चीनी बनता है वो हमारे क्या इस्तेमाल में, गन्ना भी हम लोग इस्तेमाल में करते हैं खाने के रूप में, लेकिन चीनी जो है क्या है वो थोड़ा सा महंगा कीमती बन जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, हमारा उद्योग के माध्यम से क्या हुआ, गन्ना से चीनी में परिवर्तित हुआ। ये किसका है, उद्योग का ही देन है कि हम लोग कच्चा माल को क्या है अपने इस्तेमाल लायक जो है वस्तु का निर्माण कर ले रहे हैं। ठीक है ना, ये आप लोग का क्लियर हो गया कि विनिर्माण उद्योग कहते किसको हैं। उसके बाद क्या है हमारा, जैसे देखिए लौह इस्पात है, ये भी क्या हमारा कच्चा माल है। उसके बाद एक और है जो क्या भेड़ हुआ, बकरी हुआ, इनके जो बाल होते हैं इससे क्या होता है, ऊन बनता है। तो ये भी क्या है, उद्योग का ही देन है कि जो भेड़ और बकरी के जो बाल होते हैं, कुछ ऐसे बकरियां हैं जिनके बाल से क्या होता है, ऊन बनाया जाता है। ठीक है, हम आपको क्लास में बता देंगे कि वो बकरियां जो हैं कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारे भारत में ही सबसे पहले क्या है उद्योग स्थापित हुआ था। उस उद्योग से क्या है, कपड़ा जो है, कपड़ा का निर्माण होता था। कपड़ा का जो मशीन है वो हमारे भारत में मुंबई जगह पे स्थापित हुआ था सबसे पहले। और कब स्थापित हुआ था, तो 1854 में। ठीक है ना, ये भी आपका 1 नंबर में पूछ सकता है कि सबसे पहले जो है कपड़े का उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था और कब स्थापित हुआ था, मुंबई में 1854 में। ठीक है, और जानते हैं क्या है, जो जूट उद्योग है, तो जूट का जो मिल है वो सबसे पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो कब, तो ये जो है 1855 में स्थापित किया गया था। लेकिन जो इसका जो विकास हुआ वो कब हुआ, स्वतंत्रता के बाद, यानी 1951 में जो जूट उद्योग है उसका विकास होने लगा, इस पे काम करने शुरू कर दिया गया। तो हम लोग क्या है, हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में, लेसन में। तो हम लोग जानेंगे इसमें, चलिए। तो क्या है, पहले देखिए हम बताए थे आपको विनिर्माण उद्योग कहते किसको हैं, तो मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तु का उत्पादन की जो है विनिर्माण कहते हैं। अब हमारा क्या है, विनिर्माण उद्योग जो है कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। यानी जो हमारा कृषि है इससे भी क्या होता है, जैसे धान है तो ये भी क्या एक तरह से मशीन के द्वारा धान कुटाता है, चावल निकलता है। ये सब क्या है, उद्योग का ही देन है कि इससे मतलब कृषि का भी जो है मदद हो जा रहा है और वो आधुनिक बन पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में
रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिली है। ऐसा उद्योग है यानी बहुत सारे जो कारखाने हैं, उद्योग यानी क्या हुआ, कारखाना, फैक्ट्री, ये सब हमारा क्या हुआ, उद्योग में ही शामिल हो गया। तो देखिए ये जो उद्योग है उसमें बहुत सारे जो लोग हैं जा रहे हैं, जो बेरोजगार है उसमें अपना काम कर रहे हैं। देखिएगा बहुत सारे लोग जो दिल्ली जाते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग उद्योग यानी कारखाना, फैक्ट्री में जाकर कोई बिस्किट के फैक्ट्री में काम करता है, कोई कपड़ा के फैक्ट्री में काम करता है, तो कोई कुछ के यानी कोई ना कोई जो है कारखाना, फैक्ट्री के जो है उसमें काम करते ही हैं। और बहुत सारा देखिएगा, हम कहीं कहीं देखिएगा ईंटा का जो होता है भट्ठी, वो भी क्या हुआ, वो भी एक तरह का जो है ईंटा बनता है, वो भी उद्योग में ही आएगा हमारा, ठीक है ना। तो उसमें भी कुछ कुछ लोग हैं जो अपना काम करते हैं अपना जीवन या अपना के लिए, ठीक है। इसमें समझ गए कि विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। यानी इसमें क्या बोल रहा है, जो इसमें है कृषि पर निर्भरता कम होती है, यानी जो ये क्या बोलते हैं किसान लोग हैं, उद्योग होने के कारण अपना जो काम है वो फास्ट यानी जल्दीबाजी में अपना काम कर रहे हैं, यानी समय की बचत भी हो रही है और उस समय को कहीं और लगा के अपना काम को है ज्यादा जल्दी कर ले रहे हैं और विकास होते जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा, ये तो हो गया। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। हम बताएं इसमें पहले ही जो बोले कि बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कोलकाता, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो क्या है फैक्ट्री और कारखाना में अपना काम कर रहे हैं, 10,000 20,000 का सैलरी मिल रहा है, अपना खुश है। उससे क्या हो रहा है कि उनका भी जो है मदद मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है, उनको अपना पैसा कमा रहे हैं। और इधर हम लोग को जो उस फैक्ट्री से बनता है वो हम लोग अपने इस्तेमाल में भी लाते हैं, हमारे जो संसाधन के रूप में जो है उनको भी हम लोग अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा भी क्या एक तरह से संसाधन है हमारे जीवन में, क्योंकि कपड़ा जो मतलब जरूरी है पहनने के लिए, शरीर को ढकने के लिए, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, एक संसाधन ही है। तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिली। इसलिए अभी भी कोई कहते हैं कि हम जीतेंगे तो फैक्ट्री या फिर ये गोदाम जो भी हो बनाने के लिए कहते हैं कि हम करेंगे। इससे क्या होता है कि गांव के जो लोग गरीब व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिल जाता है। इसीलिए जो पहले कहते हैं कि हमको जिताइए, हम ये करेंगे, तो अधिकतर लोग जो है ये तो सोचते हैं कि नहीं इनको जिताएंगे तो हमको यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा और हमें अपने परिवार से दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो वो लोग भी अपना विश्वास करके वोट देते हैं और होता भी है, जो भी हो थोड़ा टाइम लगे, समय लगे, लेकिन होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बेरोजगारी और गरीबी दूर होता है, समझ गए, उद्योग होने पर। उसके बाद क्या है, विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा देश में आती है, ठीक है। अब देखिए विदेशी मुद्रा देश में जब आती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, शेयर मार्केट में जो है इससे खरीदा जाता है। यानी देखिए जब हमारे भारत में कुछ सामान बनेगा, ठीक है, तो उसे विदेश में जब भेजा जाएगा तो वहां से विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी ना। जब देश में हमारे आएगी तो उसको क्या, शेयर मार्केट में उस विदेशी मुद्रा को रखा जाएगा और अपना उसका कीमत लगेगा। तो इससे भी क्या होगा, भारत जो है मुनाफा में रहेगा, ठीक है। तो ये समझ गए। उसके बाद क्या है, किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है, यानी उस देश का विकास होता है। संपन्नता यानी देश का विकास, वो अपने जो हमारा देश है वो पीछे नहीं रहेगा। जो संसाधन है वहाँ के लोगों को जो मिल रहा है संसाधन, उनसे वो लोग खुशहाल भी रहेंगे और क्या अपना जो चाहिए कुछ विकास करने के लिए भारत में, तो वो भी क्या होगा, शामिल रहेगा। तो वो विकास बाधित नहीं होगा, यानी होते जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान। हम लोग पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें विनिर्माण उद्योग का क्या योगदान है, यानी क्या भूमिका है, उससे क्या लाभ हुआ है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो जानते हैं क्या, सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP में उद्योग का कुल शेयर 27% है। इसमें से 10% खनन, बिजली और गैस से आता है और शेष
17% विनिर्माण से आता है। यानी देखिए 27% जो है वो क्या है, कुल शेयर है। ये जो जीडीपी यानी इसका फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू, और इंग्लिश में भी ये हिंदी हो गया सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, तो इससे हमारे जिसमें जो है कुल शेयर जो है 27% है, यानी 27%। इसमें से क्या है देखिए 10% जो है कहाँ जाता है, खनन और बिजली, यानी जो खुदाई वाला होता है खनन, उससे 10% आता है। बाकी जो 17% है वो कहाँ से आता है, विनिर्माण उद्योग यानी फैक्ट्री कारखाना से आती है। ठीक है ना। लेकिन सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण का यह शेयर पिछले 2 दशकों से स्थिर रहा है। ठीक है, 2 दशकों से। अब क्या है हमारा, आते हैं हम लोग इसमें क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिलिंग, ठीक है, NMCC का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिलिंग। ठीक है, ये आपका पूछ सकता है एग्जाम में, का गठन किया गया ताकि सही नीतियां बनाई जा सके और उद्योग सही ढंग से कार्य करे। यानी बहुत सारे जो हैं कुछ योजनाएं होती हैं जिससे क्या होता है, उद्योग सही से काम करता है और हमारे देश के विकास में बाधित नहीं होता है। उद्योग अब हम लोग जानेंगे उद्योग में। उद्योग में क्या है, चलिए, विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। यानी जो उद्योग यानी फैक्ट्री जो कारखाना है उनको बहुत सारे जगहों में विकास होना, फैलना ही क्या है, उद्योग है। अब इससे देखिए उद्योग विस्तृत रूप, यानी इसमें देख लीजिए विस्तृत रूप हमारा क्या है, उद्योग है। ठीक है, उद्योग अवस्थित, यानी इसमें क्या है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी निम्नलिखित है, जैसे कैसे, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता और आधारभूत ढांचे की उपलब्धता। अब इसमें देखिए कच्चे माल की उपलब्धता और श्रम की उपलब्धता। जैसे कच्चे माल है, एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ईख है, गन्ना अगर समय पर नहीं पहुंचा तो वो क्या है, इससे भी जो उद्योग है कारखाने हैं वो प्रभावित होंगे। जब ईख रहेगा ही नहीं, गन्ना रहेगा ही नहीं, तो चीनी कैसे बनेगा, उस फैक्ट्री का, उस कारखाना को फिर हानि झेलना पड़ेगा ना। इसलिए अब क्या, श्रम की उपलब्धता, यानी जैसे देखिए अब हम मान चले कि ईख जो गन्ना है उसका खेती हो गया, लेकिन यदि मजदूर नहीं रहे, मजदूरी किए, तो फिर इस कच्चे उद्योग यानी जो गन्ना है उसको समय पर फैक्ट्री में नहीं पहुंचाया जाए तो फिर चीनी बनने में भी, उसमें भी जो है क्या है, हमारा बाधा उत्पन्न होगी। उस तरह से क्या है, पूंजी उपलब्धता, ऊर्जा यानी शक्ति, जबकि मजदूर में शक्ति यानी बहुत सारे जो लोग हैं उनमें एनर्जी, ताकत नहीं रहेगी, तो फिर वो लोग मेहनत कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, ये सब क्या है हमारा, ये उद्योग के जो है ये सब अपना एक शाखा है। ठीक है ना, उद्योग के ही भाग है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या, इसमें कुछ उद्योग शहर के निकट स्थित होते हैं। जी, कुछ उद्योग शहर के निकट होते हैं, जैसे बताया हम आपको कोलकाता, मुंबई, ये सब पता है ना। मुंबई में क्या हुआ, पहले कपड़ा का जो है उद्योग स्थापित हुआ, उसके बाद कोलकाता में क्या है, जूट का जो है उद्योग जो है वो भी स्थापित हुआ। ये सब क्या है, शहर ही है, कोलकाता, मुंबई, ये सब। जिससे उद्योग के कई लाभ मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिससे क्या हुआ, उद्योग को भी लाभ मिलता है और विकास भी होता है। यह शहर के पास ये बोला है, होने के कारण क्या है, बाजार उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा शहर से कई सेवाएं भी मिल जाती है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, यातायात, श्रमिक यानी कि आने जाने की जो सुविधा है वो सब मिल जाती है। और श्रमिक यानी मजदूर,
ये सब क्या होता है, उपलब्ध होती है। इससे क्या होता है कि जो उद्योग है उसमें किस तरह के जो सामान है, कच्चा माल है, उसको लेके जाने आने में परेशानियां नहीं होती, कठिनाइयां नहीं होती है। ये क्या बोल रहा है, श्रमिक विशेष सलाह आदि ऐसे औद्योगिक केंद्रों को एग्लोमेरेस इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, यानी जो शहर के अगल बगल स्थित उद्योग हो, जहाँ पे हमें श्रमिक, बीमा, यातायात और सलाह देने वाले ये सब सुविधा मिले, उसको क्या कहते हैं, एग्लोमेरेस इकोनॉमी। ये हमारा, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या है एग्लोमेरेशन इकोनॉमी किसे कहते हैं, यानी इसको डिफिनेशन कैसे देंगे हम लोग, जो शहर के नजदीक उद्योग स्थापित हो, जहां बीमा, यातायात, श्रमिक और सलाह देने वाले सभी लोग मिल जाएं सुविधाजनक, तो हमारा ये क्या हो गया, इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, आजादी के पहले के समय में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां बंदरगाहों के निकट होती थी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता। हम मुंबई, कोलकाता बता चुके हैं, चेन्नई आदि। इसके फलस्वरूप ये क्षेत्र ऐसे औद्योगिक शहरी क्षेत्रों के रूप में विकसित हुए जिनके चारों ओर ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश थे। यानी इसके जगह पे अगल ये जो क्या है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जो है, इन जगहों पे क्या है, कृषि अपना डेरा जमाने लगे, और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उद्योग का भी विकास होने लगा और विस्तार होने लगा। अब हमारा क्या है, देख लीजिए, मुंबई हम पढ़े थे, विकसित हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, उद्योग के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, उद्योग के प्रकार। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, देखिए, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण, यानी उद्योग जो है पहले कच्चे माल के जो है उसके आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे। तो पहला क्या है, कृषि आधारित उद्योग है, यानी कपास, ऊन, जूट, सिल्क, रबर, चीनी, चाय, कॉफी आदि। यानी कपास है, ये ऊन है, ये भी क्या है, भेड़ से, ये हमारा क्या है, कच्चा माल है। ऊन जो भेड़ के जो बाल होते हैं उसको लाता है, और क्या है, फैक्ट्री में से ऊन बनाया जाता है। सिल्क है, रबर है, ये सब क्या है, ये सब उद्योग के ही मतलब देन है, उद्योग का ही विकास है, जिसके माध्यम से हम लोग को ये मिलता है। उसके बाद क्या है, खनिज आधारित उद्योग, यानी जो खनिज से होता है। ठीक है, ये भी क्या है, कच्चा माल ही है, जैसे लौह इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स आदि, ये सब क्या है, हमारा कच्चा माल है। ठीक है, अब भूमिका के आधार पर वर्गीकरण, भूमिका के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे उद्योग का वर्गीकरण। जैसे आधारभूत उद्योग, जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या आधारभूत, ठीक है, अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं, इसे क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब हमारा क्या है, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन, ये सब क्या है, हमारा आधारभूत उद्योग है। अब आता है क्या, उपभोक्ता उद्योग, जो उद्योग सीधा ग्राहक को सामान सप्लाई करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग। यानी कैसे कहें इसको, इसका जो है सामान सप्लाई करते ग्राहकों को, यानी कहें तो होलसेलर, जो होलसेलर होते हैं उन्हें फैक्ट्री से डायरेक्ट जो है वो आता है, जो व्यक्ति जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो लोग डायरेक्ट होलसेल में देते हैं। ये क्या हो गया, उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, तो कैसे, इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, चीनी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स, साबुन, ये सब। देखिए होलसेलर में क्या होता है, होलसेलर में बोरा में चीनी आता है एक ही बार में, साबुन जो बनता है फैक्ट्री में वो सब क्या आता है
बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पे लाया जाता है होलसेल में, और फिर वहां से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो कस्टमर होते हैं, छोटे छोटे जो दुकान होते हैं, फिर दुकान में दिया जाता है, जो छोटे छोटे दुकान होता है, फिर वो दुकानदार जो है कस्टमर से बेचता है। ठीक है, इसलिए जो है सबसे ज्यादा जो है तकलीफ और जो घाटा है वो क्या है, कस्टमर ही सहता है, इसीलिए यानी ग्राहक। ठीक है, इसीलिए ग्राहक को कस्टमर यानी कष्ट से मर। क्योंकि हम लोग देखिए जैसे दुकान में साबुन आया, तो जो साबुन वहां से जो मेन जो उद्योग है, जो कारखाना है, कंपनी है, जो साबुन भेजा है 5 रुपया में होलसेल के पास, वही साबुन यहाँ पे क्या हुआ, आया 8 रुपया में छोटे छोटे दुकान के पास। ठीक है, अब वो बेच रहा है हम लोग से कितना, 10-10 रुपया में। तो वो जो दुकानदार है वो तो 2 रुपया बेचारा फायदा कमाया, लेकिन जो होलसेलर है वो कितना कमाया, एक व्यक्ति से सीधे कितना 5 रुपये में लाया, 3 रुपये में बेचा, एक व्यक्ति से वो 3 रुपया कमा रहा है, लेकिन उसी तरह समझिए वो कितना दिया और कितना कमाया होगा। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा उपभोक्ता जो बड़े बड़े होलसेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, क्या है, पूंजी निवेश के आधार पे, यानी जो हम लोग अपना लगाते हैं पूंजी, उस पे हम लोग आधारित पढ़ेंगे लघु उद्योग। तो लघु उद्योग किसे कहते हैं, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। यानी जिस भी कंपनी, फैक्ट्री या फिर जिस भी यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें यदि आपका 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है या 1 करोड़ से अधिक खर्च हो रहा है या कम खर्च हो रहा है, तो उसे हम लोग, अब 1 करोड़ से एकदम 1000 मत आ जाइएगा, 1 करोड़ से मतलब थोड़ा सा कम रहे, 1000 2000 कम रहेगा, तो क्या होगा, लघु उद्योग में आ जाएगा हमारा ये लघु उद्योग। यानी हम लोग किसी चीज में पूंजी लगा रहे हैं तो निश्चित है कि मुनाफा कमाएंगे ही कमाएंगे, भले देर से कमाए लेकिन कमाएंगे जरूर। ये सब क्या होगा, लघु उद्योग। अब बताएं क्या है, वृहद उद्योग। अब वृहद उद्योग किसे कहते हैं, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश होते हैं। यानी जिस भी बिजनेस में आप, जिस भी काम में 1 करोड़ से अधिक रुपया ज्यादा मतलब पैसा आप लगाते हैं, वो क्या हो गया, हमारा वृहद उद्योग कहलाएगा। ठीक है, अब समझ गए लघु उद्योग और वृहद उद्योग किसे कहते हैं। तो लघु उद्योग वैसा उद्योग जिसमें 1 लाख रुपए तक की पूंजी लगाया जाए उसे क्या कहते हैं, लघु उद्योग। यानी आपका 50 से 1 करोड़ बोला है ना, 1 करोड़ रुपए तक पूंजी लगाएं, यानी पैसा हम लोग अपना इन्वेस्ट करें, खर्च करें, तो उसे क्या कहेंगे, लघु उद्योग कहेंगे। अब जैसे 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में आप 1 लाख रुपए कम भी रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, लघु उद्योग में ही जाएगी। ठीक है, अब क्या हमारा वृहद उद्योग। तो वृहद उद्योग क्या हुआ, 1 करोड़ से अधिक लगाइएगा पूंजी तो उसको क्या कहते हैं, वृहद उद्योग। यानी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ वो सब क्या है, हमारा वृहद उद्योग में गिनती होगा। ठीक है, अब क्या है, स्वामित्व के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर क्या है हमारा, सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर जो उद्योग सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित होते हैं उन्हें क्या है, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी समझ लीजिए सरकारी एजेंसी, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, वो क्या है, पब्लिक है, वहाँ पे आप लोग ये गुंडागर्दी तो नहीं कर, लेकिन पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे आप अपना जो भी मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे हैं जो सरकारी जगह हैं, वो सब क्या हो गया, हमारा पब्लिक सेक्टर है, उसी को क्या कहते हैं, सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं। जहाँ जैसे मंदिर भी हो गया, वो भी क्या है, हमारा पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक है। उसके बाद हो गया जो झरना हो गया या फिर कहीं नदी है, ये सब क्या है, सार्वजनिक है और इसे हम लोग पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं। जगह, ठीक है, जगह जो भी हो वहाँ पे मतलब सभी लोग किसी एक का वहाँ पे क्या होगा,
मतलब हिस्सा नहीं है, किसी एक उसका मालिक नहीं है, वो हमारा क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक चीजें, वो हमारा क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर में आ गया। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या हो गया, ये SAIL BHEL ये सब क्या है हमारा, ये सब जगह है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना, लिखा है SAIL, क्या है इसका फुल फॉर्म, स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो है हमारा हो जाएगा BHEL का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिक, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है। ये जो है हमारा, इसका हमको याद नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो SAIL का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और BHEL का भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये हमारा इसका जो है फुल फॉर्म है। ये सब क्या है हमारा सार्वजनिक सेक्टर है, इसका समझ सकते हैं आप लोग, फुल फॉर्म से ही भारत हैवी इलेक्ट्रिक, ये सब क्या है हमारा सार्वजनिक जगह यानी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर नहीं, उसका क्या है प्राइवेट सेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर किसको कहते हैं, तो जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित होते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे टिस्को, रिलायंस, महिंद्रा आदि, ये सब क्या है हमारा सरकार प्राइवेट सेक्टर है, यानी ये सब क्या है, देखिए ये सब जगह, ये जो है रिलायंस, ये क्या है, इनका कोई एक मालिक है, ठीक है। महिंद्रा, ये सब क्या है, इनका कोई एक मालिक है, और ये जो है ये व्यक्ति समूह, अपना समूह बनाकर इस पे अपना जो है काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इनका जो है प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, इससे क्या हम लोग को भी संसाधन के रूप में जो चाहिए वो मिल रहा है। जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा के गाड़ी आता है, बाइक जो भी है, 4 व्हीलर, ये सब क्या है सामूहिक रूप से ग्रुप बनाकर अपना काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में जो है पूंजी इन्वेस्ट करके अपना बढ़ा रहे हैं। जो बिजनेस है, इससे क्या हो रहा है, उनको भी मुनाफा है और हम लोग को भी जो संसाधन के रूप में चाहिए वो प्राप्त हो रही है। तो हमारा क्या प्राइवेट सेक्टर हो गया। अब ज्वाइंट सेक्टर किसे कहते हैं, तो जो सरकार और व्यक्ति द्वारा साझा रूप से प्रबंधित होता है, ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड, जो तेल होता है, ठीक ना, तो तेल क्या होता है, सरकार और जो पेट्रोल पंप जो है उसको खरीदता है, वो क्या है, सरकार और जो व्यक्ति है उन दोनों के बीच में क्या होता है, साझा होता है, साझेदारी होती है। तो जो पेट्रोल पंप है जिनका, वो भी अपना जो सरकार को है वो अपना देते हैं, ठीक है, साझा जो मतलब यानी बात हो जाती है कि हाँ इतना हम आपको देंगे। ये हमारा क्या है, ऑल इंडिया लिमिटेड, यानी ये सब जो है तेल है, ठीक है। देखिए सरकार और व्यक्ति द्वारा साझा रूप से प्रबंधित, यानी समझ गए कि सरकार भी इसमें शामिल रहा है और जो इस चीज को खरीद रहा है, जो अपने पूंजी जो है इन्वेस्ट कर रहा है उस चीज में, वो दोनों का साझा होता है और इससे क्या होता है, वो दोनों लोग फायदे में रहते हैं। और जो संसाधन के रूप में हम लोग को गाड़ी में चाहिए पेट्रोल, जो तेल है, वो सब भी प्राप्त होते रहती है। अब क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर। ये क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर, चलिए जानते हैं। जिन उद्योग का प्रबंधन कच्चे माल के निर्माण या सप्लाई या
कामगार या दोनों द्वारा किया जाता है। यानी जिस उद्योग का निर्माण जो है कच्चे माल और क्या है हमारा सप्लायर, यानी जो क्या होता है सप्लायर में कैसे कहें, यानी जो सामान को देता है, फैक्ट्री में भी जाके देता है, कोई जो है दुकान बड़े बड़े शॉप जो होता है होलसेल होता है, उसमें क्या होता है सामान जो है सप्लायर यानी अपना पहुंचाते हैं देते हैं, वो क्या हमारा हो गया सप्लायर। जो व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति जो सामान को लेके जा रहा है बड़े बड़े होलसेल में, उस कार्य को, ठीक है, व्यक्ति और उस सामान के बीच में जो कार्य हो रहा है यानी जाकर पहुंचाना ही क्या हो गया सप्लायर हो गया, हमारा सप्लायर हो गया। ठीक है, इसमें कामगार या दोनों द्वारा क्या होता है, उन्हें क्या होता है कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। देखिए, जिन उद्योगों का प्रबंधन कच्चे माल के निर्माता, यानी जो कच्चे माल के जो निर्माता होते हैं, जैसे कि चीनी उद्योग के जो फैक्ट्री होता है उसके मालिक हो गए, ठीक है, और सप्लायर, इन दोनों के जो बीच में क्या होता है हमारा प्रबंधन, यानी जो भी डील होता है वो सब क्या हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर में हो गया। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के उद्योग में संसाधनों को संयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाता है। इस सेक्टर में लाभ या हानि को आनुपातिक रूप से वितरण किया जाता है। मशहूर दूध कोऑपरेटिव अमूल इसका बेहतरीन उदाहरण है। जो अमूल का जो दूध आता है, ठीक है, तो वो भी क्या है एक कारखाना में जो भी उसको बहुत बहुत दिन तक जो पैकेट में रहता है वो क्यों रहता है, कारखाना का ही जो है मतलब अपना कुछ इस तरह से केमिकल मिला देता है जिससे कि क्या होता है दूध मतलब बहुत लंबा समय तक ठीक रहता है वो फ्रिज में। अब क्या है महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, इसका एक और उदाहरण है लिज्जर पापड़ भी कोऑपरेटिव सेक्टर का एक अच्छा उदाहरण है। यानी जो लिज्जर पापड़ है, एक राजस्थानी पापड़ होता है, एक लिज्जर पापड़ है, ठीक है, ये सब क्या हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर में आएगा। चीनी उद्योग है तो ये सब हमारा क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या बोला, कच्चे और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उद्योग है उसको हम लोग उसके भाग को पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग पीछे पढ़ चुके दो तरह के, तीसरा है कच्चे और तैयार माल, यानी जो कच्चा है उसको तैयार किया जाता है उसके आधार पर हम लोग और भार के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हल्के उद्योग कच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए जो हल्का होते हैं। उसके बाद विनिर्माण, कपड़ा उद्योग, ये सब क्या है हल्का होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के कुल औद्योगिकी उत्पादन का 14% जो है कपड़ा उद्योग, कितना है 14%। रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद कपड़ा जो उद्योग है वो है। कृषि के मामले में जो कृषि के बाद है दूसरा नंबर पर वो कौन सा है कपड़ा उद्योग है, जो क्या रहा है बेरोजगार को रोजगार दिया जा रहा है इसके माध्यम से। सकल घरेलू उत्पादन जो है कपड़ा उद्योग का शेयर 4% है। यह भारत का इकलौता उद्योग है जो वैल्यू चेंज में आत्मनिर्भर है, ठीक है। यह जो सकल घरेलू उत्पादन है उससे क्या 4% जो शेयर है वो आता है। उसके बाद जो है कितना ये इस उद्योग में 3.5 करोड़ लोगों को सीधे रूप से रोजगार मिल रही है। यानी देखिए कितना बाप, 3.5 करोड़ लोगों को क्या है कपड़ा उद्योग में रोजगार दिया जा रहा है। अब क्या है पारंपरिक तौर पर सूती कपड़े बनाने के लिए तकली और हथकरघा, ठीक है, ये क्या है हथकरघा का इस्तेमाल होता है। जो सूती कपड़ा होता है, सूती साड़ी कॉटन, ठीक है, जिसको कॉटन कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में सूती भी कहते हैं। 18वीं सदी क्या बोल रहा है 18वीं सदी के बाद पावर लूम का इस्तेमाल होने लगा। क्या हुआ
किसी जमाने में भारत का कपड़ा उद्योग अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया में मशहूर था। यानी एक समय था कि हमारा जो भारत है अपने कपड़ा की क्वालिटी के मामले में बहुत ज़्यादा ही मशहूर था, यानी नामी ग्रामी था। हमारा कौन? भारत, मेरा भारत महान। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, चलिए आते हैं सूती कपड़े उद्योग की अवस्थिति। जो सूती कपड़ा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सूती कपड़ा के बारे में क्या बोला जा रहा है? शुरुआती दौर में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कॉटन बेल्ट तक ही सीमित हुआ करता था। यानी ये जो जगह है, ठीक है, क्या है, जो सूती कपड़ा था वो कहाँ सीमित था? महाराष्ट्र और गुजरात तक ही जैसे सीधे सीमित था। जो सूती कपड़ा का कारखाना फैक्ट्री था वो इन्हीं जगहों में सीमित था और कहीं नहीं था। तो क्या हुआ, सूती कपड़ा उद्योग के लिए यह बेल्ट आदर्श था, क्योंकि यहाँ कच्चे माल, बंदरगाह, यातायात साधन, श्रम, सभी चीज वहाँ पे उपस्थित थी। यानी जो ये जगह है महाराष्ट्र और गुजरात, वहाँ पे सूती कपड़ा जो फैक्ट्री है वहाँ पे यातायात, मतलब आने जाने की सुविधा जो थी, और श्रमिक यानी मजदूर के भी वहाँ पे, जलवायु यानी कि जो वातावरण होते हैं वहाँ, वो सब वहाँ पे उपस्थित था। इसीलिए क्या हुआ, वहीं पे सीमित था, यानी उसका ज्यादा विकास नहीं हुआ था। ठीक है, अब जो कपड़ा, जो कपास है उगाने के वहाँ पे भी जो है वातावरण ठीक था। ठीक है, अब क्या है, धुनाई, सूत की कताई करने वाले, ये सब क्या है हमारा इसी में है। अब देखिए क्या, भारत में 3.4 करोड़ के आसपास स्पिंडल्स की क्षमता। सूती धागे के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1/4 यानी 25% है, लेकिन सूती पोशाकों के व्यवसाय में भारत का शेयर केवल 4% ही है। हमारा जो भारत है सूती कपड़ा का जो बिजनेस है, व्यापार, उसमें सिर्फ 4% ही है। हमारा स्पिनिंग के इतना बुनाई, कताई और प्रक्रम यूनिट उतने सक्षम नहीं है देश में बनने वाली उच्च क्वालिटी के रेशो का इस्तेमाल कर सके। यानी जो हमारे इसमें बोल रहा है ना, ग्लोबल लेवल, ठीक है, हमारे स्पिनिंग मिल, यानी जो हमारे मिल है, हमारे जो भारत में मिल, ठीक है, तो वो अच्छे जो है सूती कपड़े जो क्वालिटी होता है वो निर्माण करने में सक्षम नहीं है। जो कताई बुनाई होता है वो सब करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, क्वालिटी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्या, सूती कपड़ा उद्योग की समस्या। जो सूती कपड़ा है तो उसका जो कारखाना है क्या क्या है, जो कारखाने की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इस उद्योग की मुख्य समस्याएं हैं बिजली की अनियमित सप्लाई, यानी जो बिजली है वो कभी आ जाती है और कभी भी जा सकती है। ये क्या है, सबसे पहली समस्या है। एक मूवी है, कौन सा मूवी है, बिजली मीटर चालू बत्ती गुल, ठीक है ना, तो वही हिसाब हो गया इसमें, मीटर चालू बत्ती गुल, यानी कि जो अब जो कारखाना है, जो क्या फैक्ट्री है, वो सब बिजली पे ही चलेगा। और जब बिजली नहीं एक क्या होता है, नियम के अनुसार नहीं देगा, अनियमित रूप से देगा, तो फिर कार्य करने में भी बाधाएं उत्पन्न होगी। ये क्या है हमारा सबसे पहला क्या है, बाधा है अनियमित सप्लाई। ठीक है, पुरानी मशीनें। इसके अलावा अन्य समस्याएं श्रमिकों की कम उत्पादकता और एस्थेटिक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो वहाँ के कपड़ा होता है, ठीक है, उनसे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जो कपड़ा होता है सूती, उसमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और जो श्रमिक हैं वो क्या है,
कम, जो वहाँ के जो मजदूर लोग हैं वो लोग कम ही कपड़ा का जो है उत्पादन करते हैं, सूती कपड़ा का। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, दूसरा समस्या। अब आते हैं क्या हम लोग अपने तीसरे समस्या पे, जूट उद्योग। चलिए तीसरा समस्या नहीं, ये दो ही में समस्या था। ठीक है, आते हैं जूट उद्योग। कच्चे जूट और जूट से बने सामानों के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा, जो कच्चा माल है, ठीक है, और जूट, ये सबसे बनने वाले जो सामान है और निर्माण होता है वो क्या, हमारा भारत सबसे पहला स्थान पे है। जैसे जूट उद्योग हो गया हमारा, और जूट से बनने वाले सामान, ये सब क्या है, हमारे भारत में है, और भारत जो है हमारा पहले स्थान पे आता है। अब क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी यहाँ पे जो है निर्माण उत्पादक यानी कि खेती की जाती है। ठीक है, जूट की खेती की जाती है सबसे ज्यादा कहाँ, तो हमारे भारत में, और इसका जो निर्यात है वो दूसरे नंबर पे, यानी भेजा जाता है विदेशों में, वो हमारे दूसरे नंबर पे। भारत की 70% जूट मिलों से पश्चिम बंगाल में है, जो मुख्यतः हुगली नदी के किनारे स्थित है। यानी जो हमारा भारत में जो सूती है, सूती उद्योग है, ठीक है, उत्पादक जो उत्पादन किया जाता है सूती कपड़े का, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, बांग्लादेश में है। ठीक है, कितना, भारत के 70% जूट मिलों में ज्यादातर पश्चिम बंगाल में ही होते हैं। किनारे स्थित जूटों की जूट उद्योग एक पतली बेल्ट में स्थित है, जो 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर यह चौड़ी है। ठीक है, देखिए 70 जूटे मिले जो हैं, यानी जो जूट है ये इतनी लंबी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है हमारा, हुगली घाटी के गुण। हुगली घाटी के मुख्य गुण क्या है, जूट उत्पादक क्षेत्र है। जो हुगली घाटी है वहां पे जो जूट की खेती होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है, और निकटतम सस्ता जल यातायात, रेल और सड़क का अच्छा जाल, जो कि सब क्या है हमारा हुगली, यानी हुगली जो जगह है वहाँ पे जूट की खेती बहुत अच्छे पैमाने पे की जाती है, और वहाँ आने जाने के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लियर है, रेलगाड़ी की जो सुविधा है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसमें प्रचुर मात्रा में जल और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से मिलने वाले सस्ते मजदूर जूट उद्योग सीधे रूप से इतना लाख कामगारों को रोजगार प्रदान करती है। यानी कि देखिए ये जो मजदूर है ये एकदम सस्ते मजदूर हैं, ठीक है ना। बिहार के कहाँ कहाँ के हैं ये मजदूर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के और उत्तर प्रदेश, यूपी के जो हैं लोग वो बहुत ही कम पैसों में जो है सस्ते मजदूर, यानी बहुत ही कम पैसे में क्या करते हैं, जाके उद्योग जो जूट का उद्योग है उसमें अपना काम करते हैं बेरोजगारी के कारण, और क्या करते हैं वहां से देखिए पैसा कमाते हैं। देखिए कितना लाख काम वहाँ पे 2.61 लाख कामगारों का रोजगार प्रदान किया होगा। जब कोई बेरोजगार रहेगा बेटा उसको काम नहीं मिलेगा तो थोड़ा ना से अच्छा है, हाँ तो थोड़ा सा ही कमाए, लेकिन कमाता है लोग क्या आता है। और ज्यादातर कहाँ बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोग इसमें शामिल है कि कम ही पैसा में क्या है अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या है जूट उद्योग की चुनौतियां, जानते हैं चुनौतियां क्या क्या है। जूट उद्योग को स्थिति थाईलैंड से करीब प्रतिस्पर्धा मिल जाती है, साथ में इसे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड से भी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। सरकार ने पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग की नीति बनाई। इसके अलावा देश के अंदर भी मांग में वृद्धि हो रही है, यानी जो जूट है, जूट कारखाना है, उससे क्या है हमारे भारत में भी इसकी मांग दिन प्रति बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब क्या 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी जिसका उद्देश्य था जूट की उत्पादकता, क्वालिटी और जूट
किसानों की आमदनी को बढ़ाना। यानी कि इसमें क्या हो, किसान जो किसान जूट की खेती करते हैं या फिर जो किसान जूट का जो कारखाना है, फैक्ट्री है, उनको क्या करना है, अच्छी क्वालिटी जो है उनको देना और किसानों की जो आमदनी है उससे क्या करना है, बढ़ाना। ये क्या था, मतलब नियम बनाया गया था, ठीक ना, 2005 में। लेकिन क्या हुआ, विश्व में पर्यावरण, यहाँ पे ये अलग होगा, ठीक है ना, के लिए चिंता बढ़ रही है। पर्यावरण हितैषी और जैव निम्नकरणीय पदार्थ है जोर दिया जा रहा है, इसलिए जूट का भविष्य उज्जवल दिखता है। जूट उत्पादन के मुख्य बाजार हैं अमेरिका, कनाडा, रूस, अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। यानी कि ये सब जो हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, जूट के जो है उत्पादक, यानी जूट की खेती यहाँ पे बहुत मात्रा में की जाती है। और ये जो है क्या है, जूट का जो भविष्य है वो क्या है, उज्जवल है, ठीक है, यानी ऊपर की ओर जा रही है। अब आते हैं हम लोग क्या, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में हम लोग पढ़ेंगे, कब से हम लोग चीनी माला जप लेते हैं, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे चीनी उद्योग। विश्व में भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे ज्यादा जो है हमारे भारत में दूसरा स्थान पे है, गन्ने की खेती की जाती है, जिससे क्या होता है, चीनी बनाई जाती है। हमारा दूसरा नंबर पे जो है वो भारत है, ठीक है। तो क्या बोला, भारत गुड़ और खांडसारी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में 60 से अधिक चीनी मिले हैं, लेकिन जो हमारा भारत है उसमें 460 से भी ज्यादा अधिक मिल क्या है, चीनी की है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब क्या जगह है जहाँ पे क्या है, चीनी मिल स्थापित है। 60% मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। जो 60% मिल है, चीनी मिल, वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ही स्थापित है। ये उद्योग कारखाना जो है ये सब कहाँ है, बिहार और उत्तर प्रदेश में ही स्थापित है। बाकी जो है वो कहाँ स्थापित है, तो अन्य राज्यों में। मौसमी होने के कारण यह उद्योग को ऑपरेटिव सेक्टर के लिए अधिक छोटे प्लांट भी हैं। इस सेक्टर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर, क्या था, SAIL, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, चलिए नीचे हम इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारा क्या हो गया, एक मुख्य पब्लिक सेक्टर है। ये जो है हमारा क्या है, मुख्य पब्लिक सेक्टर है। और ये जिसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना जाते हैं, जो बेरोजगार हैं उनको भी उसमें रोजगार मिलता है। जैसे प्राइवेट भी है, सरकारी जो अस्पताल है वो भी क्या, पब्लिक सेक्टर है वो, ठीक है ना। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर उसको का सार्वजनिक स्थान जगह कह सकते हैं। इसमें जो है पब्लिक सेक्टर जो है, इसमें कंपनियां जो है, ये हमारा इसमें जो बेरोजगार लोग हैं इसमें शामिल होते हैं, अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो है मुख्य कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनियां हैं। इससे क्या हुआ, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट में, एल्युमिनियम प्रगलन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एल्युमिनियम प्रगलन। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु है। यानी जो एल्युमिनियम है, जो बिजली की जो भी कार्य होता है तार में, ये सब क्या होता है, एल्युमिनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या हुआ इसका, इसमें जो है शोधन उद्योग है, इसमें यानी कि क्या शोधन किया जाता है। एल्युमिनियम को अक्सर मिश्र धातु में बदला जाता है। एल्युमिनियम के मिश्र धातु का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादों, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन के 8 प्लांट हैं,
जो एल्युमिनियम उत्पादन करता है उसके कितने हैं 8 प्लांट हैं, यानी 8 पौधे हैं। ये उड़ीसा, नालको और बालको, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है जगह है। 2004 में भारत में 600 मिलियन टन एल्युमिनियम उत्पादन हुआ था। यानी 2004 में जो है एल्युमिनियम का जो उत्पादन किया गया था वो कितना था टोटल 600 टन। ठीक है, देखो यहाँ 600 टन। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे रसायन उद्योग। रसायन उद्योग क्या है हमारा, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में रसायन उद्योग का शेयर 3% है। यानी जो सकल घरेलू है वहां से 3% ही जो है वो क्या है रसायन उद्योग है। भारत का रसायन उद्योग का एशिया में 3रे नंबर पे है और विश्व में 12वें नंबर। जो रसायन उद्योग है वो क्या है एशिया में जो है वो 3रा नंबर पे है और जो क्या है पूरे विश्व में जो है वो 12वां नंबर पे है, यानी 12 है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है अकार्बनिक रसायन, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं और पीछे कार्बनिक अकार्बनिक ये सब। तो इसमें क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है हमारा रसायन के ही है। सोडा है, ये सब क्या है सोडा अकार्बनिक रसायन है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल उर्वरक है, यानी जो खाद होते हैं उस सब में है। प्लास्टिक ये सब हमारा जो है कांच, साबुन, ये सब क्या है हमारा आदि बनाने में होता है। अब हमारा क्या है कार्बनिक रसायन, पेट्रोकेमिकल इस श्रेणी में आता है। पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, ये सब क्या है प्लास्टिक, डाई, ये सब क्या है बनाने में किया जाता है। क्या है कार्बनिक रसायन है ये सब हमारे किसको बनाने में, तो सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक रबर जो है प्लास्टिक, डाई, दावा, ये सब क्या है कार्बनिक रसायन का है इस्तेमाल होता है। अब क्या है इसमें जो है उर्वरक उद्योग, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक, अमोनिया फॉस्फेट, ये सब क्या है शामिल है इसमें। कॉम्प्लेक्स ये सब नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास जो है समावेश है। भारत के पास वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल लायक पोटास या पोटेशियम, पोटास को पोटेशियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, भंडार नहीं है। जो हमारा भारत है उनके पास पोटेशियम का जो है भंडार नहीं है। तो कहाँ है भारत के पास वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल लायक पोटास या पोटेशियम उत्पादन के भंडार नहीं है, इसलिए भारत को पोटास का आयतन करना पड़ता है। आयात है, ठीक है, यानी कि मंगाना पड़ता है। ठीक है, भारत नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का विश्व का 3रा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ 57 खाद्य कारखाने हैं जहाँ नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और कॉम्प्लेक्स उर्वरक का उत्पादन होता है। कितना है 57 कारखाने हैं जहाँ पे जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यानी कि खाद बनाए जाते हैं। उनमें से 29 कारखानों में यूरिया का उत्पादन होता है और 9 कारखानों में कितना 29 कारखानों में जो यूरिया और 9 कारखानों में क्या है बाई प्रोडक्ट के रूप में एमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता है। ठीक है, और जो यहाँ छोटे जो 68 कारखाने हैं वो इसमें क्या है सुपर फास्फोट बनाया जाता है। क्या सुपर फास्फोट, ये यहाँ जो छोटे कारखाने हैं। उसके बाद क्या आता है सीमेंट उद्योग। इसमें क्या होता है हमारा सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर जो है, ठीक है, चूना पत्थर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जिप्सम, ये सब क्या है हमारा कच्चा माल है। ठीक है, ये सब हमारा जो है कच्चा माल हो गया। और उसके बाद जो है ये जो इनको मतलब क्या होता है उत्पादन कहता है वो कहाँ है बंदरगाह के नजदीक। इसका जो कारखाना है वो सब क्या है बंदरगाह के नजदीक है। भारत में सीमेंट के 128 बड़े और 323 छोटे कारखाने हैं। कितना है जो सीमेंट कारखाना है कितना 128 जो है बड़े कारखाना है और 323 जो है वो छोटे छोटे कारखाने हैं।
ठीक ना। भारत में ही कितना, भारत में 128 जो है वो बड़े कारखाने हैं सीमेंट के, और 323 जो है वो छोटे कारखाने, वो भी कहाँ है, भारत में। उसमें मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज भारत में लगभग हर प्रकार की मोटर गाड़ियां बनती हैं। 1951 की उदारवादी नीतियों बाई मोटर गाड़ी कंपनियों ने भारत में काम शुरू किया। कब शुरू किया, तो 1951 में। 1951 में जो है मोटर गाड़ियां क्या बनने लगी, और इसके बाद जो कंपनियां ने भारत में काम करना शुरू कर दिया। आज का भारत जो मोटर गाड़ियों के लिए अच्छा बाजार बन गया है। अभी भारत में कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और ये जो 15 निर्माता हैं, ये सब क्या है, हमारा भारत में जो है अपना मोटर गाड़ी के उद्योग में सहयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, दोपहिया वाहन के 15 निर्माता हैं। मोटर गाड़ी उद्योग के मुख्य केंद्र दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, जमशेदपुर, बांग्ला, ये सब क्या है, हमारा मोटर गाड़ी के कारखाने हैं। कहाँ कहाँ है, दिल्ली। मोटर गाड़ी के कारखाने कहाँ कहाँ है, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, ये सब कहाँ है, जो है दिल्ली के। ये सब मतलब यहाँ मोटर गाड़ियाँ के कारखाने यानी बनते हैं, कंपनियां जो है फैक्ट्री हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा, आप पढ़ते हैं जो इस कारखाने से जो हमारे जीवन में हमारे जो वातावरण है वो सब क्या प्रदूषित हो रहा है। कैसे प्रदूषित हो रहा है, कारखाना जो फैक्ट्री है उससे क्या होता है, धुआं निकल रहा है। धुआं से भी क्या हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। और ये जो कोई कारखाना है जहाँ पे धातु का कारखाना है, उससे ध्वनि आती है, उससे क्या होता है, यानी आवाज साउंड निकलता है, उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होती है। तो हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि जो वायु प्रदूषण है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। तो अधिक अनुपात में गैसों की उपस्थिति, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। कौन कौन से है वायु प्रदूषण का कारण, तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब जो है जहरीली जो है गैस है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थ, घुले, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशु, पौधे, इमारत तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालती है। जैसे ही वायु प्रदूषण होता है, उससे क्या होता है, जो भी सजीव प्राणी है, यहाँ तक कि इमारत को भी प्रभावित करता है। कौन, तो वायु प्रदूषण। ठीक है, इसीलिए ये वायु प्रदूषण से बचना है। क्योंकि दिल्ली, पता नहीं दिल्ली में शायद है कि थोड़ा दूर चलिएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो वो सब क्या, यानी काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया होगा वायु प्रदूषण के कारण। दिल्ली में भी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, ठीक नहीं, इसीलिए वायु प्रदूषण वो निश्चित है। अब क्या है, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण देखिए, जल प्रदूषण भी निश्चित है, बहुत सारे हो रहे हैं कारखाना के कारण। अब जैसे जूता चप्पल है, जूता चप्पल जब कारखाने में बनते हैं तो क्या होता है, गाय के जो छाल होते हैं वो सब क्या होता है, नदी में बहती हैं। जो कचरा होता है उससे भी जो कारखाने से निकल रहे जितना अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या नदी में बहा दी जा रही है, उससे क्या है, जल प्रदूषण भी निश्चित है। अब उस जल को जो गाय है, जो सजीव, कुछ गाय हैं, भैंस हैं, और भी जो बाघ से जो जंतु हैं, जानवर हैं, जो मछलियां हैं, उस प्रदूषित जल को क्या होगा, पिएगा, वो निश्चित है कि बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये सब क्या हो गया हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कहते उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। कुछ उद्योग जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातु, कृत्रिम रसायन आदि जलों में वांछित करते हैं। इससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रही है। जल प्रदूषण हम बता दिए आपको। अब पढ़ते हैं क्या, तापीय प्रदूषण। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक के कारखाने से कैंसर जन्यजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। जो तापीय प्रदूषण है उसे देखिए कैंसर तक जो बीमारी है वो भी जन्म
ले सकती है। अब हम लोग ध्वनि प्रदूषण, जब हम पहली बार वायु प्रदूषण पढ़े थे उस समय हम बताते कि ध्वनि प्रदूषण भी होती है। अब ध्वनि प्रदूषण यानी जो फैक्ट्री, जो कारखाने हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, ध्वनि निकल रही है, उससे क्या ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवधान भी बढ़ती हैं। यानी कि जो ध्वनि है, ध्वनि जो प्रदूषण हो रही है उससे क्या होता है, हृदय की बीमारी होती है, जो रक्तचाप है वो है, उसके बाद क्या हो गया, हमारा जो सुनने की शक्ति है उससे वो भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रही है। अब बहुत सारे जो है किसी जो कारखाने उसमें गजब गजब सी आवाजें निकलती हैं, ठीक है ना, उससे क्या होगा, सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और जो हृदय है उसका जो नॉर्मल होना चाहिए चलने की, धड़कने की, वो भी क्या होता है, आपका संतुलन बिगड़ सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण में शामिल है। अब क्या, उद्योग द्वारा पर्यावरण को होने वाले नुकसान की रोकथाम, यानी जो कारखाने, जो फैक्ट्री हैं उनको किस तरह से जो प्रदूषण हो रहे हैं, जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको किस तरह से रोकें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जल का पुनः चक्रीकरण होना चाहिए। जो जल है जो प्रदूषित हो गया है उसको चक्रीकरण करके, शुद्ध करके, थोड़ा बहुत शुद्ध करके, कम से कम शुद्ध करके उसको नदी में बहा चाहिए, या तो फिर उसको इस्तेमाल में चक्रीकरण करके। इससे क्या होगा कि जो पानी जो है वो कचरा को बहाकर नदी में नहीं लेकर जाएगा और उनका पानी भी जो है वो पुनः इस्तेमाल में आ जाएगा। चक्रीकरण यानी दोबारा उन्हें इस्तेमाल करना। चक्रीकरण से ताजे पानी के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रह पर जोर देना चाहिए। गर्म पानी और अपशिष्ट को समुचित उपचार के बाद ही नदियों और तालाबों में छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो कुछ शॉर्ट जो है प्रश्न है आपको। तो विनिर्माण उद्योग जो है किसे कहते हैं, तो कच्चे मालों को मूल्यवान उत्पादन परिवर्तित कर देना, हमारा जो है वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, अब कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन सा हो सकता है हमारा, तो न्यूनतम उत्पादक लागत, जिसका कम नहीं हो उत्पादक लागत और ना ही ज्यादा हो लागत, तो हमारा बीच में क्या है, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम लागत। अब क्या विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, तो विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से कृषि उत्पादक और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ये क्या है, कारखानों से जो है, यानी जिससे मतलब किसी चीज को बनाया जा रहा है, जैसे चीनी है, गन्ना है, गन्ना से चीनी बनाया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, कृषि जो है उनको भी क्या बढ़ावा मिल रही है कि नहीं, वो और भी बढ़ चढ़ कर खेती करे और अपने जीवन में सुधार करें और जो उनका रोजगार है वो दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़े और बेरोजगारों को रोजगार दे सके। उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, बाजार, शक्ति के साधन, ये सब क्या है हमारे जो है उद्योग को स्थापित, उद्योग जो है स्थापित उनको प्रभावित कर रही हैं ये सब। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, अब जो है आधारभूत उद्योग क्या है, ऐसा उद्योग जिनके उत्पादन व कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, प्रगलन उद्योग, ये सब क्या है हमारा आधारभूत उद्योग है। गन्ना हो गया, ये भी हमारा आधारभूत उद्योग हो जाएगा। भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, तो वह क्या, राउरकेला, उड़ीसा यानी ये जगह है। फिर भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, राउरकेला जगह है। ठीक है, भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था, तो पहला जो है बता था पहले ही कि मुंबई में जो है सबसे पहले भारत में जो है मुंबई जगह पे ही है जो सूती कपड़ा जो मिल है उद्योग वह स्थापित किया गया था। और कब, तो 1854 में। कौन से
एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में उपलब्ध करवाती है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है SAIL का फुल फॉर्म है, कौन सा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें हमारा क्या है? फुल फॉर्म हो गया आपका। उसके बाद क्या है हमारा? सीमेंट उद्योग की इकाई गुजरात में क्यों लगाई गई? गुजरात में इस उद्योग से खाड़ी देशों में निर्यात की सुविधा उपलब्ध है। यानी जो खाड़ी देश हैं तो गुजरात से सीमेंट उद्योग, जो सीमेंट है उसको भेजा जा सकता है, इसीलिए वहीं पे लगाया गया। भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1904 में चेन्नई में, ठीक है, जो है पहला स्थापित हुआ। तो उसके बाद भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का नाम लिखिए, कौन सा है? बेंगलुरु। तृतीय क्रियाओं का क्या अर्थ है? तृतीय क्रियाओं में लगे व्यक्ति कच्चे माल का आकार बदलकर उसे परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। यानी जो क्या बोल रहा है हमारा? तृतीय क्रियाओं यानी जो कच्चे माल हैं, अब जैसे देखिए गन्ना हो गया, तो गन्ना का जो आकृति है वो लंबा होता है, लेकिन जैसे उसको चीनी में परिवर्तित किया जाता है उसका आकार जो है छोटा हो जाता है। अब क्या बोला है? कौन से उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में जो है वो चूना पत्थर क्या है? कच्चा माल है, उसको सीमेंट में बदला जाता है। अब क्या? पेरम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी व मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए। क्या है? रेलगाड़ी और मालगाड़ी जो डिब्बे, जो बोगी बनता है उसको बनाने में। अब क्या? पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, ठीक है। पटसन का उत्पादक सबसे बड़ा देश जो है बांग्लादेश है। अब क्या है? भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्यों में है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योग के नाम बता। तो प्रज्वलन उद्योग, रसायन व कागज उद्योग, तेल शोधन, सलाई, ईंटे के भट्ठे, ये सब क्या है? जो भट्टी ईंटा जहाँ बनता है वो सब क्या है? हमारा वायु प्रदूषण के उदाहरण है। इससे क्या, जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योग के नाम तो हम लोग पढ़े थे ऊपर में ही, ठीक है। क्या है? जनरेटर, औद्योगिक निर्माण कार्य, लकड़ी चीरने के कारखाने, विद्युत ड्रिल, ये सब क्या है? ध्वनि प्रदूषण। जो जनरेटर चलता है और क्या जो फैक्ट्री है उसमें भी क्या है? ध्वनि गजब गजब से निकलता है, इससे जो रक्त, हृदय है वो सब बीमारियां हो सकती है। तो ये सब क्या है? ये जनरेटर भी है, ये सब स्रोत है जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हम आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ऐप डाउनलोड करके इसका सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।